दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा कि साक्षी और राज के जीवन में एक नन्हे से बच्चे का आगमन होता है। उनके घर में चारों ओर खुशियों का माहौल था। कुछ दिनों में साक्षी को भी घर ले आते हैं। अब आगे कुछ दिनों में बच्चे का नामकरण रखा गया और बच्चे को नाम दिया सक्षम। साक्षी बहुत खुश थी। उसने कहा, साक्षी का सक्षम। साक्षी के लिए तो मानो उसकी ज़िंदगी बस किसी महकते हुए बगीचे जैसी हो गई थी। इतनी खुशियाँ और वक्त भी अपने पर लगाकर जैसे उड़ रहा था। देखते ही देखते अब सक्षम 5 साल का होने जा रहा था। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन था। साक्षी ने कहा, राज मैंने लिस्ट तैयार कर दी है, आप देख लेना। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो। राज आराम से बैठे हुए कह रहा था, हाँ देख लूँगा। तभी प्यारा सा मासूम सक्षम दौड़ते हुए आया और राज की गोद में जाकर बैठ गया और अपनी तुतलाती हुई आवाज़ में बोला, पापा आप मुझे कितने सारे गिफ्ट देंगे? राज ने कहा, बताओ मेरे चैम्प्स को कितने चाहिए? सक्षम ने अपने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा, इतने सारे। तभी साक्षी ने सक्षम को गोद में उठाया और कहा, चलो अब सोना भी है। साक्षी सक्षम को सुला देती और राज से कहती है, कल टाइम से मार्केट पहुंच जाना, सनाया को भी बता दिया है। राज कहता है, हाँ आ जाऊंगा। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि विराट शादी के बाद बदल गया है? साक्षी ने कहा, नहीं तो। राज ने कहा, मुझे तो लगता है। साक्षी ने कहा, आपको इसलिए लगता है क्योंकि वो अब ज़्यादा वक्त सनाया को देते हैं, आपको नहीं। राज ने कहा, हाँ ये बात तो है। सुनो, तुम कल पहले ऑफिस आ जाना, साथ में चलेंगे। वैसे भी कल कुछ इंटरव्यू लेने हैं पर्सनल सेक्रेटरी के लिए। साक्षी ने पूछा, पहले वाली कहाँ है? राज ने कहा, अरे उसने जॉब छोड़ दी, शादी कहीं बाहर तय हुई है उसकी। साक्षी ने कहा, ठीक है। अगली सुबह साक्षी अपना काम खत्म कर राज के ऑफिस पहुंचती है और बिना दरवाज़ा नॉक किए केबिन में चली जाती है। वो देखती है कि एक लड़की राज की डेस्क पर लेटी है और उसने राज का हाथ पकड़ रखा है। साक्षी को आया देख वो लड़की अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर निकल जाती है। राज कहता है, साक्षी तुमने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं है। साक्षी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप जाके टेबल पर बैठ जाती। उसकी आंखें नम थी। राज ने कहा, प्लीज़ कुछ बोलो, मेरी एक बात तो सुन लो। साक्षी ने कहा, राज मैंने बहुत विश्वास किया था आप पर। राज ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ा है। साक्षी ने रोते हुए कहा, तो क्या था ये सब? राज ने कहा, रुको बताता हूँ। राज ने अपने केबिन में लगे कैमरा की रिकॉर्डिंग साक्षी को दिखाई। साक्षी ने देखा कि राज ने उस लड़की को छुआ तक नहीं, वो ज़बरदस्ती राज को रिझा रही थी। साक्षी ने ये सब देखने के बाद राज को गले लगा लिया और कहा, माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। राज ने कहा, नहीं साक्षी तुम गलत नहीं हो। ऐसी हालत में कोई भी देख के वही सोचता जो तुमने सोचा, लेकिन थैंक यू कि तुमने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। साक्षी ने कहा, नहीं राज ज़रूरत नहीं है थैंक यू की, अब मार्केट चलें। राज और साक्षी मार्केट पहुंच जाते, लेकिन राज के दिमाग में अब भी वही सब घूम रहा था। उसे नेहा का ख्याल आ रहा था और सोच रहा था कहीं नेहा भी बेकसूर तो नहीं। इतने साल बाद ये सब सोचना, क्योंकि आज राज पर वही बीती थी जो कभी नेहा पर बीती थी। विराट, सनाया, साक्षी और राज पूरी शॉपिंग करने के बाद खाना खाने बैठे। उनके सामने वाले टेबल पर एक लड़की आके बैठी थी। जैसे राज ने उसे देखा और उसने राज को देखा, वो वहाँ से उठकर बाहर जाने लगी। राज भी उसके पीछे गया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो गायब हो गई, कहीं दिखी ही नहीं। जब वापस अंदर गया तब सबने पूछा, क्या हुआ, इस तरह क्यों गए बाहर? राज ने कहा, विराट ये वही लड़की थी जो उस रात नेहा के साथ होटल आई थी। विराट ने कहा, ठीक है, लेकिन तो इतना परेशान क्यों हो रहा है? राज ने कहा, मेरा सच जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं मैंने अनजाने में नेहा की ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर दी? साक्षी ने कहा, राज आपको सच जानना चाहिए। आज ऑफिस में जो हुआ वो सच नहीं था, शायद उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो। सनाया ने पूछा, क्या हुआ? तब साक्षी ने पूरी बात बताई। राज के जहन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा उसके साथ हुई घटना का, इसलिए उसके अंदर ही अंदर एक बोझ सा महसूस हो रहा था। सनाया ने कहा, तब तो हमें इस लड़की का और नेहा का दोनों का पता लगाना चाहिए। साक्षी ने कहा, हाँ लेकिन कहाँ ढूंढेंगे? विराट ने कहा, अरे यहाँ कैमरे लगे हैं, कुछ तो पता चलेगा कहाँ गई है वो। सनाया ने कहा, हाँ ज़रूर ढूंढेंगे, लेकिन कल सक्षम का बर्थडे है, हम वो ख़राब नहीं कर सकते। राज ने कहा, बस कल का दिन फिर उस लड़की का पता लगा कर रहूँगा।
अगले दिन सक्षम का बर्थडे था। उसकी उछल कूद तो जैसे रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सक्षम ने पूरा दिन बहुत एंजॉय किया। राज ने कोई कमी नहीं छोड़ी उसे हैप्पी रखने में। दिन भर की थकान के कारण सक्षम जल्दी सो गया और राज अभी भी वही सब सोच रहा था। साक्षी सब समझ गई थी लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे भी उतनी ही टेंशन थी जितनी राज को। 2-3 दिन में विराट का फ़ोन आया। राज ने कहा हाँ बोल। विराट ने कहा उस लड़की के घर का एड्रेस मिल गया। राज ने पूछा कैसे मिला। विराट ने कहा अरे उस दिन वो अपनी कार से निकल गई थी इसलिए तुझे दिखी नहीं। मैंने वहाँ के कैमरे चेक किए तो मिल गया कार का नंबर और फिर एड्रेस। राज ने कहा वाह यार तू तो जासूस है, ये बता कब चलें। विराट ने कहा जब तू बोले। राज ने कहा तो आज चलते हैं। विराट ने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा तेरे घर। राज ने साक्षी को जाके बता दिया और कुछ देर बाद विराट और सनाया भी आ गए। चारों उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। राज बेल बजाता वो लड़की गेट खोलती है लेकिन राज को देखते ही गेट बंद करने लगती है। तभी विराट गेट को थोड़े जोर लगाकर पूरा खोल देता है और सब लोग अंदर आ जाते हैं। इतने में उस लड़की का पति भी आ जाता है और पूछता है रेखा ये लोग कौन हैं। तभी शनाया ने कहा हम लोग रेखा के कॉलेज फ्रेंड हैं, इतने साल बाद पता चला ये यहाँ रहते तो हम मिलने चले आए। रेखा के पति ने कहा आप लोग बैठिए, मुझे ज़रा काम है तो मैं निकलता हूँ। रेखा का पति चला जाता है। तब रेखा कहती हैं आप लोग यहाँ क्यों आए हो। तभी राज कहता हमें कुछ पूछना है तुमसे। रेखा हाथ जोड़ के कहती है मुझे कुछ नहीं पता और प्लीज़ मुझे परेशान मत करिए। साक्षी कहती है अगर तुम नहीं बताओगी तो हमें तुम्हारे पति से बात करनी पड़ेगी। रेखा ने कहा क्यों मेरा बसा बसाया घर बर्बाद करने पर तुली हो सब लोग। साक्षी ने कहा तुम्हारे सच न बताने से नेहा की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। रेखा ने कहा ठीक है बताती हूँ लेकिन आज के बाद आप लोग वापस मत आना। सनाया ने कहा ठीक है। रेखा ने कहा शायद सच जानने के बाद आप लोग मुझे कभी माफ़ ना कर पाएँ। उस टाइम मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसने मेरे कुछ फ़ोटोज़ निकाल लिए थे जिसकी वजह से वो हमेशा मुझे ब्लैकमेल करके पैसा मांगता था और जब मन करता अपनी हवस पूरी करता था। एक बार उसने मुझे नेहा के साथ देखा, उसकी नज़र नेहा पर टिक गई थी। उसने मेरे सामने एक शर्त रखी अगर नेहा को मैं उस तक पहुंचा देती हूं तो वो मेरे फ़ोटोज़ डिलीट कर देगा। मैं उससे छुटकारा पाना चाहती थी इसलिए मैंने नेहा से कहा कि मेरी मौसी का लड़का मुझसे मिलने आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था। ज़्यादा तो नहीं लगी लेकिन किसी होटल में रुका है वो। नेहा मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। मैंने जानबूझकर उसका फ़ोन छुपा दिया जिसकी वजह से वो तुमसे बात नहीं कर पाई। फिर रास्ते में मैंने उसे जूस पिलाया जिसमें मैंने थोड़ी नशीली दवाई मिलाई थी। फिर मैंने उसे होटल के रूम के बाहर छोड़ कर आ गई और अंदर जाने के लिए कहा। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता नेहा का क्या हुआ। इतना सुनते राज अपना सर पकड़ कर बैठ गया और उधर साक्षी ने देखा रेखा को एक जोर का तमाचा मारा और कहा शर्म आती है तुम जैसी लड़की पर, तुमने दोस्ती पर कलंक लगा दिया। तुम्हारी वजह से नेहा की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सब लोग घर पहुंचते रास्ते भर किसी ने भी किसी से कुछ नहीं कहा। उधर सक्षम आकर पूछने लगा मम्मा आप कहाँ चले गए थे। साक्षी ने कहा कहीं भी नहीं बेटा, चलो आप दादी के पास जाओ। साक्षी ऊपर कमरे में गई तो उसने देखा कि राज ज़मीन पर बैठा था और रो रहा था। साक्षी ने कहा आप रो क्यों रहे हो। राज ने रोते हुए कहा साक्षी मैं अब टूट गया हूँ, मैंने कितना बड़ा पाप किया, मेरी वजह से नेहा की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। साक्षी ने कहा राज आपने गलती की है लेकिन वक्त के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। राज ने कहा साक्षी मैं क्या करूं कि मेरे दिल से ये बोझ हटा जाए, मेरा दम घुट रहा है इस पाप के बोझ के कारण। साक्षी ने कहा हम मिलकर नेहा को ढूंढेंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे। साक्षी ने राज को संभाला। राज और साक्षी दोनों ने अपनी कोशिश जारी रखी नेहा का पता लगाने की, लेकिन कोई ऐसा मिला नहीं जिसे पता हो कि नेहा गई कहाँ है। साक्षी को ये बात अंदर ही अंदर परेशान करने लगी थी। वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी और उसकी बहन ना जाने कितने दुख झेल रही होगी। इसके बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगी। राज ने कई अच्छे डॉक्टर को दिखाया लेकिन सबका यही कहना था कि साक्षी की तकलीफ़ वो खुद है, वो किसी बात का सदमा लेके बैठी है दिल पर। राज ने बहुत कोशिश की कि साक्षी का ध्यान भटकाकर खुश रहने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। साक्षी की तबीयत धीरे धीरे इतनी ख़राब हो गई कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। मासूम सा सक्षम बस उसकी मम्मा के सामने बैठा रहता। राज आया तो उसने रोते हुए पूछा
पापा, मेरी मम्मा कब ठीक होंगी? राज ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा। जल्दी ठीक हो जाएंगे बेटा। राज सच्चम को लेकर साक्षी के पास बैठा और कहा, आपने बेटे के लिए तो जल्दी ठीक हो जाओ। साक्षी ने धीमी आवाज़ में कहा, राज मुझे लग रहा है जैसे मेरी धड़कनें बंद हो रही है। राज ने कहा, कुछ नहीं होगा साक्षी, रुको मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। डॉक्टर ने चेक किया और राज से कहा, अब इनके पास बहुत कम समय है। तभी राज डॉक्टर पर भड़क गया और कहने लगा, कुछ नहीं होगा मेरी साक्षी को। घर के सब लोगों की आंखें नम थी। तब साक्षी ने राज से कहा, सुनो, मेरे सच्चम का ध्यान रखना और नेहा से कहना मुझे माफ़ कर दे। राज ने रोते हुए साक्षी का हाथ पकड़ा और कहा, हम मिलकर उससे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन तुम ऐसे हमें छोड़ के मत जाओ साक्षी। साक्षी ने कहा, राज जब नेहा मिले तो उससे कहना मेरे सच्चम को माँ का प्यार दे, उसे कभी ये ना लगे कि उसकी माँ नहीं है। राज ने कहा, बस करो साक्षी, तुम कैसे इतनी पत्थर दिल हो सकती हो, एक मासूम से उसकी माँ छीन रही हो। राज ने कहा, साक्षी ने कहा, राज मेरे बेटे का ध्यान रखना। इतना कहकर साक्षी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। राज उसके घर वाले सबका रो रो कर बुरा हाल था। सच्चम डर गया था सबको रोता देख वो साक्षी के पास जाकर खड़ा होकर बोला, मम्मा देखो ना, पापा रो रहे हैं, मम्मा उठो ना। सबका हाल बुरा था। वो कैसे समझाए उस बच्चे को कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ का ना होना तो दुनिया के हर दर्द से कहीं ज़्यादा बढ़कर होता है। और जब एक छोटे बच्चे की माँ ना रहे तो लगता है भगवान इतना कठोर कैसे हो सकता है। इधर साक्षी का अंतिम संस्कार कर रहे थे, उधर नेहा अपनी दोस्त नीलम के साथ वापस शहर आ रही थी। नीलम की शादी हो गई थी उसके ही सहकर्मी के साथ, जिसका नाम था मीत। उसका भी कोई नहीं था, इसलिए उसने नेहा को भी अपने साथ रखने के लिए मना लिया। ट्रेन जैसे स्टेशन पर आकर रुकी, नेहा नीचे उतरी और उसे अतीत की यादों ने घेर लिया। उसका सर भारी हुआ और उसने कदम लड़खड़ा गई। तभी नीलम ने उसे संभाला और प्यारी सी मासूम शोना ने पूछा, क्या हुआ मम्मा? नेहा ने कहा, कुछ नहीं बेटा। उधर साक्षी की चिता को अग्नि लगी और नेहा की आंख से आंसू निकल आए। नीलम ने पूछा, तू ठीक है ना? नेहा ने कहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नीलम ने समझाया, शायद पुराने शहर में लौट के यहाँ बसे अतीत की वजह से हो रहा है। नेहा ने कहा, पता नहीं, चलो चलते हैं। साक्षी की मौत की वजह से राज बहुत उदास हो गया था। उसे किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता और सच्चम ने तो जैसे हंसना खेलना बंद कर दिया था। जब उसे माँ की याद आने लगती वो रोने लग जाता। सच्चम को चुप कराते हुए घर वाले भी रो देते। राज अपने गम में इतना डूब गया कि उसे सच्चम का दर्द भी नज़र नहीं आ रहा था। राज की माँ ने सोच लिया था कि वो राज से बात करेगी, उसे समझाएगी सच्चम से अपनी माँ को खोया है, लेकिन वो क्यों उससे बाप का सहारा छीन रहा है। रात को राज की माँ खाने की थाली लेकर राज के कमरे में गई। राज साक्षी की तस्वीर के सामने बैठा आंसू बहा रहा था। कितनी मुश्किल होता है अपने हमसफ़र के बिना जीना। राज की माँ उसके पास बैठ गई। उन्होंने खाने की थाली साइड में रखी। उन्होंने राज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा। राज का ध्यान टूटा। जैसे उसने अपनी माँ को देखा, उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया और रोते हुए कहने लगा, माँ साक्षी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। राज की माँ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस बेटा, भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। भगवान ने सच्चम से उसकी माँ छीन दी, लेकिन तुम तो उसके बाप का प्यार भी छीन रहे हो। साक्षी के बाद तुम्हें तो उसका सहारा हो बेटा। अपने दर्द से बाहर निकलकर उसका दर्द तो देखो। राज ने कहा, माँ मैं उसको कैसे संभालूंगा। राज की माँ ने कहा, बेटा अब तुम्हें उससे माँ बाप और दोनों का प्यार देना है। तुमने देखा नहीं वो कैसा गुमसुम सा रहने लगा है, खेलता नहीं है, हंसना जैसे भूल गया है। इतना कहते कहते राज की माँ भी रो दी। राज ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ बस माँ, मैं ध्यान रखूँगा अपने बेटे का, उसे माँ की कमी नहीं होने दूँगा। राज की माँ ने उसे खाना खिलाया। राज ने खुद अपने कमरे को ठीक किया और फिर साक्षी की तस्वीर के सामने जाके खड़ा हो गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो साक्षी, मैं इतने दिन उसका ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन अब वादा करता हूँ सच्चम का पूरा ध्यान रखूँगा। राज सच्चम के पास गया। सच्चम बाहर चुपचाप बैठा था। राज भी सच्चम के पास बैठ गया और कहा, क्या हुआ चैंप? सच्चम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर राज ने उसे उठाया और अपनी गोद में बिठाया और कहा, आखिर हुआ क्या है मेरे चैंप को? सच्चम रोने लगा और रोते हुए कहा, मुझे मम्मा के पास जाना है। सच्चम के इस तरह रोने पर राज ने उसे गले लगा लिया और उसे चुप कराने लगा। बस बेटा,
पहले आप रोना बंद करो, वरना आपको रोता देख आपकी मम्मा भी रो देंगी। सक्षम ने पूछा, पापा मम्मा को कैसे पता चलेगा मैं रो रहा हूँ? राज ने कहा, क्योंकि वो आपको देख रही हैं। सक्षम ने पूछा, कैसे? राज ने कहा, मैं बता दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। पहले आपको थोड़ी स्माइल करनी पड़ेगी। सक्षम ने बस हल्के से मुस्कुरा दिया। राज ने कहा, रात को मैं और आप छत पर चलेंगे तभी बताऊंगा। रात पूरे टाइम सक्षम के साथ रहा। उसका मन इधर उधर की बातों में लगाने लगा और रात को दोनों छत पर गए। सक्षम ने कहा, पापा मेरी मम्मा यहाँ है क्या? राज ने कहा, आपकी मम्मा हर जगह है बेटा। सक्षम ने कहा, पापा सब तो कहते मेरी मम्मा मर गई। राज छत पर रखे झूले में बैठा और सक्षम को अपनी गोद में बिठाया, फिर कहा, आपकी मम्मा भगवान के पास गई हैं बेटा। भगवान जी को उनकी ज़रूरत थी ना, इसलिए। और पता है, जब भगवान के पास जाते हैं तो तारे बन जाते हैं। राज ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा। सक्षम ने पूछा, मेरी मम्मा वापस नहीं आएंगी? राज ने कहा, वो हमेशा आपके साथ हैं, वहाँ तारा बनके वो आपको देखती हैं कि आप क्या कर रहे हो, और मुझे तो लगता है वो नाराज़ हैं आपसे। सक्षम ने पूछा, क्यों पापा, और आपको कैसे पता कि मम्मा नाराज़ हैं? राज ने कहा, आपको याद है ना, जब आप खाना नहीं खाते थे, टाइम पे सोते नहीं थे, तो मम्मा कैसे नाराज़ हो जाती थी, तो आप भी नाराज़ करते हो उन्हें। सक्षम ने कहा, पापा मुझे मम्मा की बहुत याद आती है। राज ने पूछा, आप बहुत प्यार करते हो ना अपनी मम्मा से? सक्षम ने हाँ में सिर हिलाया, फिर राज से कहा। राज ने कहा, तो उन्हें इतना रुलाते क्यों हो? सक्षम ने कहा, मैंने नहीं रुलाया मम्मा को। राज ने कहा, आपको बताया ना मैंने कि मम्मा आपकी देखती हैं वहाँ से आपको, तो इतने दिन से आप रो रहे हो, और आपको रोता देख वो भी रोती होंगी। सक्षम ने कहा, पापा मैं अपनी मम्मा को रुलाना नहीं चाहता। राज ने कहा, तो प्रॉमिस करो आप अब नहीं रोओगे और पापा की हर बात मानोगे। सक्षम ने कहा, फिर मेरी मम्मा हैप्पी हो जाएंगी। राज ने कहा, हाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी जब आप हंसोगे खेलोगे। सक्षम ने कहा, तो प्रॉमिस पापा मैं नहीं रोऊंगा। राज ने कहा, तो अब चलें सोने। सक्षम ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, गुड नाइट मम्मा, और राज के साथ सोने चला गया। राज ने जैसे अपने काम से छुट्टी ले ली थी, वो पूरा दिन सक्षम के साथ बिताता, उसे बाहर घुमाने ले जाता और रोज़ रात को उसे कहानियाँ सुनाकर सुलाता। राज की पूरी कोशिश थी कि वो अपने बेटे को पहले की तरह नॉर्मल देखे। उधर नेहा नीलम के साथ घर को सजाने में लगी थी। नीलम का पति मीत बहुत अच्छा था, वो सोना का ध्यान भी अच्छे से रखता था। नेहा ने कहा, नीलम घर का काम तो पूरा हो गया, अब सोना का एडमिशन करवाना है स्कूल में। मीत ने कहा, अरे आप चिंता मत कीजिए, मेरा एक दोस्त टीचर है यहाँ के बहुत अच्छे स्कूल में, और उसकी बेटी भी वहीं पढ़ती है। सोना की उम्र की ही है, तो इसे कोई परेशानी भी नहीं आएगी वहाँ। नीलम ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम बात करो, एडमिशन शुरू हो गए क्या वहाँ? मीत ने कहा, हाँ अभी पूछ लेता हूँ। मीत उससे फ़ोन पे बात करते करते बाहर चला जाता। नेहा ने कहा, तुम दोनों और कितना कुछ करोगे मेरे और सोना के लिए? नीलम ने कहा, तो फिर शुरू हो गई, सोना पे मेरा हक नहीं है क्या? नेहा ने कहा, अरे मुझसे ज़्यादा हक है तेरा तो। इतने में मीत आ गया और कहा, हम कल सुबह ही जाएंगे सोना के एडमिशन के लिए। नेहा ने कहा, लेकिन कल तो हाँ मुझे यहाँ का नया ऑफिस देखने जाना है। नीलम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं और मीत चले जाएंगे। अगले दिन सोना के एडमिशन के लिए नीलम और मीत चले जाते और नेहा अपने नए ऑफिस के लिए निकलती है। लेकिन उसके मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। वो सोच रही थी उसके घर वाले कैसे होंगे, साक्षी कैसी होगी। इस शहर में वापस आके उसकी कुछ अनमोल यादें उसे याद आ गई थी। वो ऑफिस पहुंची और सारा काम देखने के बाद शाम को जब घर आई तो उसके चेहरे पर एक दर्द का भाव नज़र आ रहा था। नीलम ने बताया कि सोना का एडमिशन हो गया है। नेहा ने उसे थैंक यू कहा। नीलम ने कहा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? नेहा ने कहा, कुछ नहीं, बस यहाँ आके सब लोगों की याद आ गई। नीलम समझ गई। उसने कहा, तू अब भी अतीत के दर्द में जी रही है? नेहा ने कहा, नहीं यार, मैं भूल गई हूँ अपने अतीत को, और मैंने उन सबको तो कब का माफ़ कर दिया जिनकी वजह से उस हालत में पहुँची थी मैं। नीलम ने कहा, तो अब हर दर्द को भूल जा। नेहा ने कहा, भूल गई हूँ, आखिर कब तक अतीत के दर्द को लेकर जीती? मेरे पास मेरे जीने की वजह है ना मेरी बेटी। नीलम ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तेरी ही तो बेटी है। नेहा ने कहा, अरे पागल, तेरी भी तो है। तभी शोना मीत के साथ आई चॉकलेट लेके और बोलने लगी, मैं तो अंकल की बेटी हूँ। तभी उसकी बात पर
सब हंसने लगे। इधर राज की कोशिश सफल हो रही थी। सक्षम अब पहले की तरह खेलने लगा था। साक्षी को गए 2 महीने हुए थे, लेकिन राज ने सक्षम को इतना प्यार दिया और ध्यान रखा कि सक्षम को उस डर से बाहर लेके आ गया। लेकिन कभी कभी सक्षम को माँ की याद आ जाती तो वो रात को आसमान में तारे देखकर अपनी मम्मा से बात कर लेता, लेकिन पहले की तरह रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए। आखिर राज का प्यार ही तो था जो सक्षम आज नॉर्मल है। राज अपने दोस्त के घर सक्षम को खाने पर ले गया था। वहाँ कुछ और भी लोग थे, जिसमें एक थी मोनिका। राज को देखते ही वो उस पर फिदा हो गई। सबके बातचीत करने पर मोनिका को राज के बारे में पता चला कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और एक बेटा भी है, लेकिन उसे इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसका दिल तो राज पर ही आ गया था। मोनिका ने सोचा नहीं था राज का एक बेटा भी है, क्योंकि राज बहुत हैंडसम दिखता था। मोनिका एक इंटीरियर डिजाइनर है, मध्यम वर्गीय परिवार से, लेकिन उसकी इच्छाएं इतनी हैं जितनी कोई गिनती नहीं लगाई जा सकती। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसे अपने हुस्न पर भी नाज था। एकदम गोरी, चिट्टे बाल, सुनहरे आंखें बड़ी बड़ी और काली। मोनिका ने राज को देखा। वो अकेला खड़ा था तो पहुंच गई उसके पास। मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। राज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाय। मोनिका ने कहा, बहुत सुना है मैंने आपके बारे में। राज ने कहा, मैं इतना भी फेमस नहीं हूँ। मोनिका ने कहा, जी वैसे मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ। राज ने कहा, अच्छा, प्रोफेशन है। मोनिका ने कहा, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। राज ने कहा, जी ज़रूर। मोनिका ने कहा, आप अपने बेटे का कमरा अच्छे से डिजाइन करवाइए जिससे उसे पॉजिटिव वाइब मिले। राज ने कहा, आपका आइडिया बुरा नहीं है। मोनिका ने कहा, जी लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप ये काम मुझे दें तो। राज ने कहा, अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, ये लीजिए मेरा कार्ड, जब आप फ्री हो जाएं तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। मोनिका ने कुछ देर और बातचीत की, फिर राज सक्षम को लेके चला गया। मोनिका तो इतनी खुश थी जैसे उसने पहली सीढ़ी पार कर ली हो। कुछ दिनों में सक्षम के स्कूल शुरू हो गए थे। सक्षम अब पहली कक्षा में गया था। राज ही उसे छोड़ने गया था। उसने सक्षम को प्रॉमिस किया था वो उसे रोज़ लेने भी आएगा और छोड़ने भी। राज ने सक्षम को स्कूल के सामने उतारा और कहा, ऑल द बेस्ट चैम्प। सक्षम ने कहा, थैंक यू पापा। राज को विराट की कॉल आया तो वो वहाँ से विराट के पास चला गया। सक्षम को बहुत अच्छा लग रहा था इतने दिनों बाद सारे क्लास के बच्चों से मिलकर। कुछ टाइम बाद लंच ब्रेक हुआ तो सक्षम अपना टिफ़िन और चॉकलेट लेके बाहर स्कूल के गार्डन में लंच करने बैठा अपने दोस्तों के साथ। तभी वहाँ पर रॉकी आ गया जो 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है। उसने सक्षम से उसकी चॉकलेट छीनी। सक्षम ने खड़े होते हुए कहा, मेरी चॉकलेट वापस दो। रॉकी ने इतराते हुए कहा, अब नहीं मिलेगी, और चॉकलेट खा के उसने पन्नी सक्षम की जेब में डाल दी। कुछ दूरी पर बैठी सोना ये सब देख रही थी। रॉकी के जाने के बाद वो सक्षम के पास गई। सक्षम चुपचाप बैठा था क्योंकि चॉकलेट तो जैसे बच्चों की जान होती है। सोना ने अपनी चॉकलेट आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम ये खा लो। सक्षम ने कहा, नहीं, और तुम कौन हो? सोना ने कहा, मैं तो यहाँ नहीं आई हूँ, 2nd क्लास में, लेकिन तुम ये चॉकलेट ले लो, मेरे पास 2 हैं। सक्षम ने कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा तुम्हारी चॉकलेट मैं खाऊंगा तो? सोना ने कहा, नहीं, जो मेरा दोस्त बनेगा मैं उसको दूंगी, तुम मेरे दोस्त बनोगे? सोना ने आगे हाथ बढ़ाया। सक्षम ने कहा, फ्रेंड्स। दोनों ने साथ में लंच लिया और अपनी अपनी क्लास में चले गए। उधर मोनिका ने राज को कॉल किया तो राज ने उसे कमरा दिखाने के लिए घर पर बुला लिया। मोनिका आ गई। उसने कमरा देखा, कुछ देर बातचीत की। इतने में सक्षम के स्कूल से आने का टाइम हो गया। राज ने कहा, सॉरी मोनिका, मुझे सक्षम को लेने जाना है, तुम कुछ देर इंतज़ार कर सकती हो? मोनिका ने कहा, श्योर। राज के जाने के बाद मोनिका घर देख रही थी। उसे ये किसी महल से कम नहीं लग रहा था। उसने तो अपने सपनों में भी नहीं देखा था ऐसा घर। राज बाहर वेट कर रहा था। स्कूल की छुट्टी हुई। क्लास से बाहर आते सक्षम सोना को ढूंढने लगा। उसे सोना दिखी, वो उसके पास गया। सक्षम ने कहा, सोना, कल मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा। सोना ने कहा, पक्का। सक्षम ने कहा, बाय, मेरे पापा आ गए। सोना ने बाय कहा और अपनी बस में बैठ गई। सक्षम घर आया तो उसने देखा विराट और सनाया आए हुए हैं। वो दौड़ते विराट के पास गया। विराट चाचू, ये
सनाया विराट के आने से सक्षम बहुत खुश हो गया। विराट ने कहा, ओ मेरे हीरो, जाओ ड्रेस चेंज करो, फिर हम सब घूमने चलेंगे। सक्षम ने चहकते हुए कहा, कहाँ जाएंगे? विराट ने कहा, अप्पू घर। सक्षम खुश हो गया और दौड़ते हुए अंदर चला गया ड्रेस चेंज करने। राज ने कहा, विराट इनसे मिलो, ये है मोनिका। सनाया ने कहा, हमारा इंट्रो हो चुका है और ये भी पता है कि ये यहाँ पर क्यों है। वैसे आइडिया अच्छा है सक्षम का रूप चेंज करने का। मोनिका तो मन में सोच रही थी कि काश ये लोग भी उससे अपने साथ चलने को कहें। मोनिका को खोया देख राज ने कहा, मोनिका कहाँ खो गई? मोनिका ने कहा, कहीं नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। सनाया ने कहा, अरे रुको, तुम भी हमारे साथ चलो घूमने। मोनिका ने कहा, अरे नहीं, आप लोग जाइए। राज ने कहा, चलिए, सबको अच्छा लगेगा। मोनिका ने कहा, ठीक है। सब लोग साथ में घूमने गए, बहुत एंजॉय किया। इधर सक्षम और सोना की दोस्ती एकदम पक्की वाली हो गई और उधर घर में मोनिका अपने काम के साथ साथ घर वालों से भी अच्छे से व्यवहार बनाने में लगी थी। इतने दिन में उसने राज से भी काफ़ी अच्छी दोस्ती कर ली थी। राज उसे अपने दोस्त की तरह ही मानने लगा था। एक दिन काम करते हुए मोनिका ने राज के कमरे के सामने से गुजरते हुए साक्षी की तस्वीर को देखा और वहीं बाहर खड़े खड़े उस तस्वीर को देखने लगी। एक बड़ी सी तस्वीर जिसमें साक्षी मुस्कुराते हुए थी। इतने में राज वहां आ गया। मोनिका ने राज को देखा और कहा, सॉरी, वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो। राज ने कहा, कोई बात नहीं। सक्षम का कमरा रेडी हो गया? मोनिका ने कहा, हाँ। राज ने कहा, चलिए देख लेते हैं। मोनिका ने पूछा, सक्षम अभी से अकेला सोता है? राज ने कहा, अरे नहीं, वो मेरे साथ सोता है, ये तो बस उसके खेलने के लिए बनवाया है। मोनिका ने कहा, ओके। राज ने कहा, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मोनिका ने कहा, जी। राज मोनिका को छोड़ने जा रहा था, तभी मोनिका ने कहा, चलिए काम पूरा होने की खुशी में एक कप कॉफ़ी ही पी लीजिए मेरी साइड से। राज ने कहा, जी ज़रूर। राज ने गाड़ी एक कॉफ़ी कैफ़े के सामने लगा दी और दोनों टेबल पर आमने सामने बैठ गए। मोनिका ने राज से बहुत अच्छे से दोस्ती कर ली थी, इसलिए वो कुछ भी पूछने में संकोच नहीं करती थी। मोनिका ने कहा, राज अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? राज ने कहा, ज़रूर पूछिए। मोनिका ने कहा, आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? राज ने कुछ सोचा और कहा, हाँ किया है, और मैंने एक गुनाह भी किया है। मोनिका ने कहा, कैसा गुनाह? राज ने कहा, तुम कहानी जानना चाहती हो मेरी? मोनिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अगर आप माइंड ना करें तो जान सकती हूँ। राज ने कहा, इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है, सुनो। राज नेहा से लेकर साक्षी तक और नेहा का सच सब कुछ मोनिका को सुना देता है। ये सब सुनाते सुनाते राज की आंखें नम हो गई। मोनिका ने कहा, ये सही नहीं है, केवल आपके अतीत के कारण साक्षी की जान चली गई। राज ने कहा, शायद तुम भूल गई नेहा, बस मेरा अतीत ही नहीं थी, वो साक्षी की बहन भी थी। उस दिन साक्षी को समझ आया था कि क्यों नेहा रिसेप्शन वाले दिन उससे बिना मिले ही चली गई। नेहा ने साक्षी का घर बसने के लिए अपने प्यार को त्याग दिया। मोनिका ने कहा, त्याग तो सच में नेहा ने बहुत बड़ा किया है, लेकिन फिर भी साक्षी। राज ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, साक्षी की मौत की असली वजह कुछ और थी जो मैंने सबसे छुपा कर रखी थी। बस विराट और सनाया जानते थे इस बारे में। मोनिका ने आश्चर्य भाव से राज से कहा, क्या वजह थी? राज ने कहा, जिस दिन हमें पता चला कि नेहा बेकसूर थी, उस दिन मैं टूट सा गया था। साक्षी ने मुझे संभाला, वो भी अंदर से बहुत टूटी हुई थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की हिम्मत बनाए रखे थे। धीरे धीरे साक्षी की तबीयत ख़राब होने लगी। मुझे लगा शायद ज़्यादा चिंता के कारण उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने उससे कहा कि डॉक्टर को दिखा लेते, लेकिन उसने कहा वो खुद चली जाएगी डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन उसकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। मैंने उससे जिद की, चलो मैं दिखा लाता हूँ अच्छे डॉक्टर को, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि साक्षी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही थी। मैं उसे बिना बताए उसके डॉक्टर से मिलने गया। बहुत जिद करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि साक्षी के पास बस कुछ ही महीने हैं, उसे कैंसर था। इतने सुनने के बाद तो मेरी दुनिया जैसे एक पल में ख़त्म हो गई। जब घर आया तो मैंने साक्षी से इस बारे में बात की। उससे गले लगाकर बस रो रहा था मैं। उससे अलग करने के ख्याल से भी डरने लगा था मैं। उसने मुझे कसम दी कि घर वालों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। जितना वक्त उसके पास है वो उसमें दुनिया की सारी खुशियाँ समेट कर ले जाना चाहती थी। अगर घर वालों को पता चलता, वो सब लोग बस उदास रहते और साक्षी सबको खुश देखना चाहती थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की साक्षी को बचाने की, लेकिन हर डॉक्टर ने यही कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि साक्षी का
शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। रोज़ तारीख देखता कि और कितने दिन बचे हैं। हर एक दिन गुजरता दिन मेरी आंखों में आंसू ला देता। भगवान ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए। राज की आंखों से आंसू बह रहे थे। मोनिका ने कहा, राज आप ठीक हो? राज ने कहा, हाँ बस ये सब बोलकर ऐसा लग रहा है जैसे मन बहुत हल्का हो गया। बहुत दर्द समेटे बैठा हूँ मैं। मोनिका ने पूछा, और नेहा का क्या हुआ? राज ने कहा, उसी का तो गुनहगार हूँ मैं। उसने कैसे सब कुछ अकेले सहा होगा। जहाँ गई होगी वहाँ के लोगों ने एक कुंवारी लड़की की माँ बनने पर कितने ताने दिए होंगे। उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। उसे एक अकेली लड़की को ये समाज वाले कहाँ चैन से जीने देते हैं। मोनिका ने राज की कहानी सुनी और उसे महसूस हुआ कि सच्ची मोहब्बत तो सबसे परे होती है। राज के आंसुओं ने उसे महसूस करवाया कि उसे बस कुछ पल का आकर्षण हुआ था राज के प्रति। मोनिका ने राज से कहा, जिंदगी में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। राज ने कहा, हाँ लेकिन बस अपने बेटे के लिए मुझे हर दर्द से बाहर आना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई तकलीफ़ हो। मोनिका ने कहा, आप एक अच्छे पिता हैं। राज ने कहा, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इधर सक्षम और सोना तो जैसे 7 जन्मों के दोस्त बन गए थे। आज नेहा सोना को लेने के लिए आने वाली थी। सक्षम और सोना दोनों साथ खड़े थे। नेहा उनके पास गई तो सोना ने कहा, मम्मा, और नेहा के गले लग गई। सोना ने कहा, मम्मा देखो ये है मेरा भाई सक्षम। सक्षम ने कहा, हेलो आंटी। नेहा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हेलो बेटा, तो आप हैं हमारी सोना के भाई। सक्षम ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। नेहा को एक अपनापन महसूस हो रहा था सक्षम में। नेहा ने पूछा, बेटा आपकी मम्मा नहीं आई आपको लेने? सक्षम ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। नेहा उसके पास घुटनों पर बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? सक्षम ने जब अपना सिर उठाया ऊपर तो उसकी आंखें हल्की सी गीली थी। नेहा को समझ नहीं आया। उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा बोलो। सक्षम ने रुआसी आवाज़ में कहा, मेरी मम्मा भगवान जी के पास गई हैं। इतना सुनते नेहा की ममता सक्षम पर उमड़ गई। उसने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा उदास नहीं होते वरना आपकी मम्मा भी उदास हो जाएंगी। और अब आंटी है ना आपके पास। सक्षम को आज बहुत सुकून मिल रहा था, जैसे उसे फिर से माँ की गोद मिल गई हो। आखिर नेहा उसकी माँ से थी और मासी का तो अर्थ ही होता है जैसी माँ जैसी। नेहा ने कहा, अच्छा आप हमारे घर आओगे सोना के साथ खेलने? मैं आपको बढ़िया खाना भी खिलाऊंगी। सक्षम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं आऊँगा। नेहा ने एक पेपर पर उसे अपने घर का एड्रेस लिख के दे दिया। तभी राज की कार को आता देख सक्षम बोला, मेरे पापा आ गए, बाय आंटी। सक्षम दौड़ता हुआ चले गया। सोना ने अपनी मासूम सी आवाज़ में कहा, आपको मेरा भाई कैसा लगा मम्मा? नेहा ने हंसते हुए कहा, बहुत प्यारा, बिल्कुल आपकी तरह। उधर सक्षम ने राज से कहा, पापा आप मेरी बहन से कब मिलोगे? राज ने कहा, जल्दी मिलेंगे, आखिर हमारे चैंप की बहन है। सक्षम ने कागज़ आगे बढ़ाते हुए कहा, पापा मुझे सोना के घर छोड़ देना यहाँ पर। राज ने पूछा, आपको ये एड्रेस किसने दिया? सक्षम ने खुश होते हुए कहा, सोना की मम्मा ने और आंटी ने मुझे बहुत बहुत प्यार भी किया। राज ने कहा, चलो अच्छी बात है, हमारा चैंप खुश है ना, मैं आपको फ्री होकर छोड़ दूंगा वहाँ। सक्षम ने कहा, ओके पापा। आज संडे था। राज अपने काम से फ्री होकर सक्षम को उस एड्रेस पर छोड़ने गया। वहाँ बाहर नीलम सोना के साथ घूम रही थी। राज ने अपने गाड़ी में जाकर उनके घर के सामने रोक दी। नीलम ने देखा तो खुद से कहा, कौन आया होगा? सक्षम गाड़ी से उतरा। सोना ने उसे देखा तो सक्षम चिल्लाते हुए उसके पास गए। नीलम ने कहा, कौन है ये सोना? सोना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा दोस्त है। राज ने कहा, आप हैं सोना की माँ? नेहा ने कहा। नीलम ने कहा, अरे नहीं, मैं तो सोना की आंटी हूँ, आइए अंदर चलिए। राज ने कहा, शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, शाम को सक्षम को लेने आऊँगा, तब बैठेंगे आराम से। नीलम सोना और सक्षम को लेकर अंदर चली गई। उधर सक्षम को घर आता देख नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए लिटिल चैंप। सक्षम नेहा के पास गया और कहा, आंटी आपको कैसे पता है कि मैं चैंप हूँ? मेरे पापा भी मुझे चैंप बुलाते हैं। नेहा ने उसे चॉकलेट देते हुए कहा, हाँ आप क्यूट चैंप हो। सक्षम ने नेहा को गले लगा लिया और कहा, थैंक यू आंटी। सक्षम के गले लगाने पर नेहा ने भी उसे प्यार से गले लगा लिया। सक्षम ने पूरा दिन सोना के साथ खेल कर बिताया। नीलम और नेहा बैठे बैठे दोनों को देख रही थी। नेहा ने नीलम से कहा, कुछ अलग ही बात है इस बच्चे में, ऐसा लगता जैसे कोई रिश्ता हो इससे। नीलम ने कहा, हाँ बहुत प्यारा है। नेहा ने कहा, मैं इनके खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। नीलम ने कहा, चलो मैं भी आती हूँ। नेहा ने उसे कहा, तुम बैठो मैं बना के आऊँगी।
कुछ देर में नेहा नूडल्स बना के ले आई और कहा, और बच्चों टेस्टी नूडल्स खा लो। दोनों बच्चे दौड़कर नेहा के पास गए। नेहा ने कहा, संभल कर गर्म है। नेहा ने खुद अपने हाथों से पहले सच्चम को खिलाया, फिर सोना को। सच्चम ने कहा, आंटी मेरी मम्मा भी मुझे ऐसे ही खिलाती थी। नेहा ने कहा, आंटी भी आपको प्यार से ही खिलाएंगी। सच्चम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सच्चम ने नेहा के साथ एक दिन ही बिताया था, लेकिन नेहा ने सच्चम के दिल में अपनी जगह बना ली थी। आखिर बच्चे प्यार के ही भूखे होते हैं। शाम को हो गई थी। राज सच्चम को लेने के लिए आ गया। राज ने डोरबेल बजाई। नेहा ने दरवाज़ा खोला। अरे आप आइए अंदर, नीलम ने कहा। राज अंदर आया और सोफे पर बैठा। नीलम ने आवाज़ लगाई, सच्चम देखो तुम्हारे पापा आए हैं। सच्चम के साथ सोना भी दौड़ते हुए आई। दोनों राज के पास बैठ गए। राज ने सोना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत प्यारी बच्ची है। इतने में नेहा अपने कमरे से बाहर है। उसने राज को देखा तो उसके कदम वहीं रुक गया और राज ने नेहा को देखा था वो खड़ा हो गया। उसने कहा, नेहा। नेहा ने अपने आप को संभाला और सोना के पास गई। उसने कहा, सोना जाओ आप सच्चम के साथ खेलो। सच्चम और सोना वहाँ से चले गए। नेहा ने कहा, बैठिए राज। नीलम ने कहा, तुम जानती हो उन्हें? नेहा ने कहा, ये राज है, बताया था ना मैंने तुम्हें। नीलम ने कहा, तो क्या ये वही राज है? नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। राज नेहा के सामने घुटनों पर बैठ गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो नेहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। जो सज़ा देनी है दो मुझे। सच क्या था कभी सुना नहीं तुमसे और तुम्हें गलत मान बैठा। राज की आंखों से आंसू बह रहे थे। नेहा की आंखें भी नम थी। उसने कहा, उठो राज उठो। राज नहीं उठा और बस यही कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो। बहुत बड़ा बोझ लेकर जी रहा था मैं। बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। बहुत ढूंढा तुम्हें। मुझे सज़ा दो कोई भी। नेहा ने कहा, बस राज पहले आप उठिए। नेहा ने राज को उठाया और उसे पानी का गिलास देते हुए कहा, पानी। नेहा ने राज से कहा, राज आप माफ़ी क्यों मांग रहे? मैंने तो आपको कब का माफ़ कर दिया। मुझे आपसे या किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। राज ने कहा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है। नेहा ने कहा, नहीं मेरी किस्मत में दुख था इसलिए मुझे उससे गुजरना पड़ा। बहुत कुछ सहा मैंने। हर दिन लोगों के ताने सुनने पड़ते, लेकिन जब सोना मेरी ज़िंदगी में आई तो मुझे हर दर्द से ऊपर उठना पड़ा। राज ने कहा, सोना? सोना मेरी बेटी है। नेहा ने बीच में टोकते हुए कहा। नेहा ने पूछा, साक्षी कैसी है राज? इतने में सच्चम राज के पास आया और कहा, पापा प्लीज़ आपका फ़ोन दीजिए ना। राज ने उसे फ़ोन दिया और सच्चम वापस चला गया। नेहा ने कहा, सच्चम आपका बेटा मतलब साक्षी? इतना बोलने के बाद ही नेहा खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। नीलम ने उसे संभाला। नेहा ने कहा, कह दो राज ऐसा कुछ नहीं है, साक्षी आएगी ना मुझसे मिलने। मुझे माफ़ कर दो नेहा, साक्षी अब कभी वापस नहीं आएगी। राज ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। नेहा ने जैसे तैसे खुद को संभाला और कहा, क्या हुआ था साक्षी को? राज ने पूरी बात नेहा को बता दी और कहा, उसने एक लेटर दिया था मुझे और कहा था जब भी नेहा मिले उसे दे देना, मैं कल वो लेटर भेज दूंगा। नेहा ने कहा, मैंने आने में बहुत देर कर दी। इतने में बच्चे वहाँ पर आ गए। सच्चम ने कहा, पापा घर चलते हैं। राज ने कहा, हाँ बेटा। राज ने सोना को देखा, उससे रहा नहीं गया। वो उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया और कहा, बहुत अच्छी हो आप, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। सच्चम ने राज से कहा, थैंक यू आंटी आपने। नेहा से कहा, थैंक यू आंटी आपने नूडल्स बहुत अच्छे बनाए थे। नेहा सच्चम के सामने घुटनों पर बैठ गई। उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरने लगी। उसे सच्चम के चेहरे में साक्षी का अक्स नज़र आ रहा था और उसके आंसू भी बह रहे थे। सच्चम ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आंटी आप रो क्यों रही है? मैं जा रहा हूँ इसलिए। कल मैं वापस आ जाऊँगा, आप रोइए मत। नेहा ने उसे कस के गले से लगा लिया और वो रोती रही। सोना ने रुआसी आवाज़ में पूछा, मम्मा आप रो क्यों रही हैं? नीलम ने कहा, कुछ नहीं बेटा, सच्चम जा रहा है ना तो आपकी मम्मा को बहुत बुरा लग रहा है। नीलम ने नेहा को समझाया। राज सच्चम को लेकर वहाँ से चला गया। राज घर आकर बस सोच में डूबा हुआ था और उधर नेहा बस साक्षी के लिए रो रही थी। राज ने विराट और सनाया को फ़ोन करके सारी बात बता दी। विराट ने कहा, कल हम घर आते हैं। अगले दिन सच्चम ने फिर जिद की सोना के पास जाने की तो राज ने ड्राइवर को कह दिया उसे छोड़ने के लिए और खुद विराट का इंतज़ार करने लगा। विराट और सनाया के आते ही राज ने कहा, कितनी देर कर दी आने में? विराट ने कहा, आ गए हैं। अब ये बता नेहा कैसी है? राज ने कहा, ठीक है, पता है सोना मेरी बेटी है, बहुत प्यारी है, बिल्कुल नेहा पर गई है, लेकिन उसकी आंखें मेरी जैसी हैं। विराट ने राज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राज तो ज़्यादा भावनाओं में मत बह, सोना पर नेहा का हक है।
राज ने कहा, जानता हूँ, पता है, मैंने उससे माफ़ी भी मांगी। उसने कहा कि बहुत पहले ही माफ़ कर चुकी है वो। ऐसे कितने दुख उसने सहे होंगे जो इतनी मजबूत बन गई है वो। सनाया ने कहा, हम सब उसके गुनहगार हैं विराट, हमें भी उसके पास जाना चाहिए, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। विराट ने कहा, हाँ हम ज़रूर जाएंगे। राज ने कहा, शाम को जाना और उधर से सच्चम को भी ले आना। और हाँ, एक लेटर है जो साक्षी ने लिखा था नेहा के लिए, वो उसे दे देना। उधर नेहा सच्चम को ऐसे प्यार लुटा रही थी जैसे साक्षी ही उसके सामने हो। शाम को विराट और सनाया नेहा के घर पहुंच गए। जैसे ही नेहा आई, उन दोनों ने नेहा से माफ़ी मांगी। नेहा ने कहा, तुम सब लोग माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करो। सनाया ने कहा, अपनी गलती के लिए तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। नेहा ने कहा, कर दिया माफ़ मैंने बस, लेकिन अब तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी कोई गलती है। विराट ने कहा, ये लेटर राज ने दिया था। नेहा ने लेटर लिया। इतने में सच्चम आया, विराट की गोद में जाके बैठ गया। सच्चम ने कहा, सोना ये मेरे विराट चाचू हैं। विराट और सनाया ने गौर से सोना को देखा और कहा, तो आप हैं सोना? सोना ने मुस्कुराहट के साथ हाँ कहा। थोड़ी देर बाद विराट और सनाया चले गए। नेहा रूम में गई और लेटर खोल के पढ़ने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नेहा मेरी बहन, ये लेटर तुम्हें शायद मेरे जाने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं मेरे पास। तुम बेकसूर होते हुए भी सब कुछ अकेली सहती रही। तुम्हारे सच के बाद मुझे एक और सच पता चला कि मुझे कैंसर है, और वक्त ऐसा था कि मेरे पास वक्त नहीं था। राज की ओर से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा बेटा है सच्चम, पता नहीं मेरे जाने के बाद वो कैसे रहेगा, लेकिन जब वो तुमसे मिले तो उसे एक माँ की तरह प्यार देना। वो तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम उसे बहुत ज़्यादा प्यार दोगी, ये बात मैं जानती हूँ। तुमने मेरे लिए जो त्याग किया है उसका मोल मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी। हर जन्म में मुझे तुम्हारे जैसी बहन मिले, बस यही प्रार्थना है भगवान से। राज और सच्चम का ध्यान रखना, तुम्हारी साक्षी। नेहा के आंसू उस लेटर पर गिर रहे थे। वो खुद से कह रही थी, साक्षी काश मैं तुमसे मिल पाती, और वादा है मेरा सच्चम को कभी माँ की कभी महसूस नहीं होगी। इसी के साथ दिन बीतते गए। सच्चम और सोना की वजह से राज और नेहा अक्सर मिल लेते थे, लेकिन दोनों ज़्यादा कुछ बात नहीं करते थे। नेहा राज को परेशान नहीं देख पाती थी, इसलिए अक्सर जब वो टेंशन में दिखता उससे बात कर लेती थी। वक्त बीतने के साथ साथ नेहा का प्यार राज के लिए फिर से उसके दिल में हलचल करने लगा। आखिर राज उसका प्यार था, और उधर राज को भी नेहा की फिक्र थी। गम के बादल छठी जाते हैं, दोनों का प्यार फिर जागने लगा था, लेकिन दोनों में से किसी में हिम्मत नहीं थी इस बारे में बात करने की। विराट, सनाया और नीलम ये सब नोटिस कर रहे थे। एक दिन नीलम विराट और सनाया से मिलने गई। नीलम ने कहा, वो मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। सनाया ने कहा, हाँ बोलो। नीलम ने कहा, बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि राज और नेहा फिर से एक हो जाएं। विराट ने कहा, तुमने मेरे मन की बात कह दी। सनाया ने कहा, लेकिन वो दोनों इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। नेहा ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। नीलम ने उन्हें सारा प्लान सुना दिया। विराट ने कहा, मस्त आइडिया, काम जरूर करेगा। अगले दिन विराट, सनाया और नीलम स्कूल के बाहर सच्चम और सोना का वेट कर रहे थे। विराट ने राज से कह दिया था कि आज सच्चम को वो ले आएगा। विराट और सच्चम और सोना से कहा, अच्छा ये बताओ बेटा, अगर आप दोनों हमेशा साथ रहो एक ही घर में तो कैसा रहेगा? सच्चम ने कहा, ऐसा हो सकता है क्या चाचू? विराट ने कहा, हाँ हो सकता है। पहले बताओ आपको नेहा आंटी कैसी लगती हैं? सच्चम ने कहा, बहुत अच्छी। विराट ने कहा, अगर वो तुम्हारी मम्मा बने तो कैसा रहेगा? सच्चम ने कहा, क्या सच में मैं उन्हें मम्मा बुला सकता हूँ? विराट ने कहा, हाँ। और सोना, अगर राज अंकल आपके पापा बन जाए तो? सोना ने कहा, क्या वो मेरे पापा बनेंगे? विराट ने कहा, हाँ, तुम दोनों के मम्मा पापा मिल जाएंगे, बस एक काम करना होगा। सच्चम और सोना ने एक साथ कहा, क्या? विराट, सनाया और नीलम ने उन्हें सब समझा दिया और कहा, तो अब शाम को मिलते हैं। शाम को नेहा और को सनाया का मैसेज आया कि जल्दी से मिलन रेस्टोरेंट में पहुँच अर्जेंट। उधर राज को भी यही मैसेज दोनों बताए हुए टाइम पर वहाँ पहुँच गए। पूरा रेस्टोरेंट फूलों और गुब्बारों से सजा हुआ था। नेहा ने राज को देखा और पूछा, आप यहाँ? राज ने कहा, यही तो मैं तुमसे पूछने वाला था। इतने में सारी लाइट्स बंद हो गई और जब लाइट वापस आई तो दोनों ने देखा कि सोना और सच्चम हाथ में गुलाब का फूल लिए सामने खड़े हैं। सच्चम नेहा के सामने जाकर खड़ा हो गया और सोना राज के सामने जाके खड़ी हो गई। फिर दोनों अपने घुटनों पर बैठ गए और फूल आगे बढ़ा दिया। सच्चम ने कहा, क्या आप मेरी मम्मा बनेंगी?
सोना ने राज से कहा, क्या आप मेरे पापा बनेंगे? राज और नेहा दोनों हैरान खड़े रहे। सक्षम ने रुआंसी आवाज़ में कहा, आंटी आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल मम्मा की तरह प्यार करती है। मुझे आपकी गोद में सोना अच्छा लगता है, आपके हाथ से खाना भी अच्छा लगता है। प्लीज़ मेरी मम्मा बन जाओ ना, मुझे माँ चाहिए। सक्षम की इस मासूमियत पर सबकी आंखों में आंसू आ गए। सोना ने राज से कहा, अंकल मैंने कभी पापा का प्यार नहीं देखा, सब बच्चों के पापा मेरे नहीं हैं। मेरा भी मन करता है कि मेरे पापा हो जो मुझे अपने प्रिंसेस कहें। सक्षम मेरा भाई है, आप सक्षम के पापा हो तो प्लीज़ मेरे भी पापा बन जाइए ना। राज और नेहा की आंखों में आंसू थे। आज उनके बच्चे उनके बहुत बड़ी बात कर रहे थे उनसे। सक्षम और सोना अब रोते रोते कह रहे थे, प्लीज़ हमारी मम्मी पापा बन जाइए ना प्लीज़। बच्चों की इस मासूमियत पर तो कोई भी दिल हार जाए। नेहा ने सक्षम को गले से लगा लिया और राज ने सोना को। राज और नेहा दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। सक्षम ने राज को एक गुलाब का फूल दिया और नेहा की तरफ इशारा किया देने को। राज ने घुटनों पर बैठकर नेहा को फूल देते हुए कहा, क्या मेरे बच्चों की मम्मी बनोगी? नेहा की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट भी। उसने हाँ में सिर हिलाया। राज ने कहा, क्या मेरी हमसफ़र बनोगी, मुझे अपना प्यार दोगी? नेहा ने आंसू पोंछे और हाँ में सिर हिलाया और राज के गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे को गले लगे हुए आंसू बहा रहे थे, जैसे आज वो इन आंसुओं में हर दर्द को बहा देना चाहते थे। बहुत अनोखा मिलन था इनका। कहते हैं किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन आज नेहा को उसके हर गुजरे हुए दर्द और तकलीफ़ के बाद उसे अपना प्यार मिल गया। विराट, सनाया और नीलम भी वहीं थे। विराट ने कहा, बस भाई अब जल्दी घर चल के रेडी हो जा, वरना शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। राज ने कहा, शादी? सनाया ने कहा, हाँ शादी तुम दोनों की, अब चलो। राज ने कहा, मतलब ये तुम लोगों की प्लानिंग थी? नीलम ने कहा, जी अब चले। सब लोग राज और नेहा के साथ रेडी होकर मंदिर पहुंच गए। वहां उनकी शादी हो रही थी। सक्षम और सोना उछल उछल के फूल फेंक रहे थे। शादी होने के बाद राज नेहा को अपने घर ले आए। विराट ने पहले ही घर वालों को शादी के बारे में बता दिया था, इसलिए राज की माँ स्वागत करने के लिए इंतज़ार कर रही थी। नेहा के आते ही उन्होंने उनका स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। सब लोग खुश थे। रात को सक्षम अपनी माँ के गोद में सो रहा था और सोना अपने पापा के कंधे पर। खुशी है कि ये परिवार पूरा हो गया। दामन थामा था मेरा, तूने मुझसे दिल लगाया था, एहसास तेरे इश्क का जन्मों से मुझ में समाया था। दोस्तों, अपने प्यार पर विश्वास रखिए। अगर कोई गलतफहमी हो तो उसे सुलझाइए, लेकिन गुस्से में ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जिससे आपका प्यार आपसे बिछड़ जाए या फिर आपके रिश्ते में कोई दरार आ जाए। बहुत नाजुक होते हैं प्यार के रिश्ते, इन्हें संभालिए प्यार और विश्वास के साथ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।